हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चल रहे होंगे। आप सभी को विदित है कि हम समय समय पर आपकी जो कक्षा द्वादश की बायोलॉजी की जो क्लास है उसे आपके पास भेज रहे हैं। आप सब उसे देख भी रहे होंगे। अधिकांश विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप लापरवाही करोगे तो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर एक भी कंसेप्ट आपका छूट जाता है तो आपकी समझ में नहीं आने का फिर आगे का। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है, टॉपिक टू टॉपिक लेकर के चल रहे हैं हम। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जो हमारा छूटा हुआ हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी उपलब्ध है, वहाँ से आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है जो लेकर के आए हैं हम, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप सभी इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चलेंगे। हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है दिवनाम पद्धति, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नामकरण किया ना, नोमेनक्लेचर ठीक है। तो ये क्या है भाई? दिवनाम पद्धति। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, दिवनाम पद्धति ये वर्गीकरण की पद्धति है भाई, जीवों के नामकरण की पद्धति। देखिए, समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जीवों को अलग अलग नाम से संबोधित करा। एक देश में अलग अलग जीव को अलग अलग जीवों के मतलब उनके नाम अलग अलग, और अलग राज्यों में भी उन्हें अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। तो ऐसे में ये तो मतलब संभव नहीं हो पाता ना कि सभी संप्रदाय में, सभी क्षेत्रों में, सभी देशों में एक जीव को एक ही नाम से बुलाते हो। वे अपनी भाषा में किसी और नाम से भी बुला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को में किसी जीव के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं देने के, तो देना संभव भी नहीं है। तो ऐसे में क्या है, एक नामकरण की पद्धति दी थी। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा था भाई? सर्वप्रथम जो नामकरण की दिवनाम पद्धति थी उसे गास्पार्ड बोइंग ने प्रतिपादित किया था, किंतु इसका श्रेय भी किसे दिया गया? कैरोलस लीनियस को दिया गया। ठीक है भाई, तो कैरोलस लीनियस को हम क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन फादर बोलते हैं इन्हें। ठीक है भाई, यानी फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं? कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस को ही तो वर्गीकरण विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है भाई, इन्होंने क्या करा था? अपनी पुस्तक थी, इनकी एक बुक थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, ध्यान रखना इस पुस्तक का नाम। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक थी। इन्होंने अपनी पुस्तक के 10वें संस्करण में, कौन से संस्करण में? 10वें संस्करण में दिवनाम पद्धति का जिक्र किया था। ठीक है भाई, तो उसमें इन्होंने क्या कहा था कि भाई प्रत्येक जीवधारी के दो नाम होने चाहिए। दिवनाम, दिव मतलब दिव माने दो, और नाम मतलब नाम, ये दो नाम वाली पद्धति थी। तो इसमें क्या कहा था कि प्रत्येक जीवधारी के दो नाम होने चाहिए। कौन कौन से नाम होने चाहिए? एक तो जीव के जो जेनरिक नाम होता है, यानी वंश का नाम, ये तो होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए इसका। और सेकंड नेम जो होता है वो इसका जाति का होना चाहिए। ये सेकंड नेम। तो यानी किसी भी जीव के दो नाम होने चाहिए, पहला वंश का नाम और दूसरा उसकी जाति का नाम। दो नाम रखने के कारण ही इस पद्धति को दिवनाम पद्धति कहा गया। ठीक है भाई,
इन्होंने क्या करा था भाई, अपनी पुस्तक जो सिस्टम नेचुरी थी इसके 10वें संस्करण में, कौन से सन में 1758 में, जितने भी जंतु थे 4236 जंतु जाति थी, इनका नामकरण किया था इन्होंने। इनका नामकरण इस पद्धति के आधार पर ही किया था इन्होंने, ठीक है भाई, कैरोलस लीनियस ने। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई, यानी आधुनिक वर्गीकरण के पिता माने जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये नाम इन्होंने क्या कहा कि भाई जिस तरह किसी परिवार में बेटों के नाम के साथ क्या करते हैं, उनका पिता का नाम जोड़ देते हैं, तो इसी आधार पर इन्होंने क्या नाम करा कि भाई किसी भी जाति का नाम जो होता है, जीव का नाम, पहले उसके वंश का नाम रखा जाएगा, जो किस वंश का है। जैसे बिल्ली, चीता और शेर जो है एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो इनका जो वंश हुआ यानी जो इनका पारिवारिक नाम हुआ वो कौन सा हुआ, फेलिस, FELIS, फेलिस, या पैंथेरा भी बोल देते हैं। ये दोनों इसके वंश के नाम माने जाते हैं। ये पारिवारिक नाम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और जो सेकंड नेम है इनका, जैसे यदि हम बात करते हैं शेर की, लोयन की बात करते हैं, तो लोयन का देखिए, शेर की बात करते हैं ना, लोयन की, तो क्या करते हैं, इसका नाम क्या है, फेलिस प्लस लियो। लियो इसकी जाति का नाम है, ठीक है सभी विद्यार्थी, समझ में आ गई होगी आपकी ये बात। तो इस कार्य को आगे प्रगति प्रदान करते हुए इसके कुछ नियम भी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय, इसके मतलब जो ये दिवनाम पद्धति है, इसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, किन नियमों का पालन करते हुए हमें ये नाम लिखने हैं। अब देखना, दिवनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम कौन कौन से नियम है भाई। देखिए, जंतु जातियों के नामकरण के लिए सन 1901 ईस्वी में इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये वही एक संस्था है, सोसाइटी है, विविध या विधिवत क्या करें इन्होंने वर्णित किया गया और कुछ नियमों का प्रावधान किया। इन्होंने कुछ नियम बनाए, ये नियम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1, प्रत्येक नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। ये भी इसका एक पहला नियम था कि प्रत्येक नाम कैसी भाषा में होना चाहिए, लैटिन भाषा में होना चाहिए। और दूसरा, जंतु जाति के नाम को तिरछे अक्षरों अर्थात लैटिनात्मक ढंग से लिखा जाना चाहिए, यानी तिरछे लाइनों से लिखा जाना चाहिए, तिरछे शब्द लिखे जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसका, वंश का नाम पहले, जैसा कि हमने बताया था, फर्स्ट नेम शुरू में आता ही है, वंश का नाम फर्स्ट होना चाहिए, और सेकंड नाम किसका होना चाहिए, स्पीसीज का होना चाहिए, मतलब जाति का नाम बाद में होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अब देखिए, वही नाम मान्य होगा जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय नियम मतलब जो नियम हमने बताए ऊपर। पांचवा पॉइंट है, वंश और जाति के नाम के बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए, यानी वंश और जाति का नाम जो है उनके बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए, थोड़े अलग अलग होने चाहिए, वंश और जाति का नाम अलग अलग दिखाई देना चाहिए। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, एक नियम और है कि प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के नीचे या दिवनाम पद्धति के अनुसार जो नामकरण किया है उसके नीचे लाइन खींची होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए भाई सभी विद्यार्थी। अब देखिए आगे, दिवनाम पद्धति का क्या महत्व है। दिवनाम पद्धति के महत्व के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको पता ही है दिवनाम पद्धति का महत्व इसलिए है, इससे वंश का भी ज्ञान हो जाता है, किस वंश का जीव है, ठीक है भाई, या फिर किस कैसे लक्षण प्रदर्शित करेगा ये भी पता चल जाता है, ठीक है। और पूरे विश्व में एक ही नाम से किसी भी जीव का नाम प्रचलित हो जाता है। दिवनाम पद्धति के महत्व निम्नवत है। कौन कौन से है देखिए, यह पद्धति वैज्ञानिक स्वरूप में जीव के बारे में ज्ञान कराती है। जाति तक वर्गीकरण से उस जंतु की विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है, ठीक है भाई, तो पता चल जाता है ये जिस वंश का भी है उसी वंश के लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। अगला पॉइंट देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में प्रसिद्ध है, इससे पूरे विश्व में जंतु जातियों के वैज्ञानिक नाम मान्य है। यानी किसी भी विश्व में या मतलब किसी भी देश में हम किसी भी जीव का नाम यदि हम वैज्ञानिक नाम बोलेंगे तो वे भी वहाँ की उसी नाम को पालन करेंगे कि यह जीव इसी रूप में है। अब देखिए, तो ये बात समझ में आई सभी विद्यार्थियों की। हमारा जो अब अगला पॉइंट है, नया पॉइंट है, दिवनाम पद्धति तो खत्म हुआ। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट हैगा वो कौन सा है भाई, वो है जीवों में या जीवों में विविधता के अध्ययन को। जीव अलग अलग तरीके के हैं, इसको जानने के लिए या इसके ज्ञान को सरल बनाने का मुख्य साधन कौन कौन से हैं।
या इसके बारे में हमें पता करना है कि भाई जीव की विविधता को जानने का सुगम तरीका कौन सा है। अब देखिए सबसे पहला तो है संग्रहालय। क्या है? संग्रहालय, जहाँ पे मतलब अलग अलग जीव जंतुओं को, अलग अलग पादपों को, उनके प्रारूप एकत्रित करके रखे जाते हैं, जिससे अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें मतलब जंगलों में ढूंढना ना पड़े या फिर कहीं भी आवश्यकता ना पड़े, तुम्हें संग्रहालय में आसानी से मिल सके प्रारूप के तौर पर। तो इसे बोलते हैं म्यूजियम। आपने देखे भी होंगे अलग अलग संग्रहालय हैं। पुराने संग्रहालय के भी प्रकार होते हैं। आपने पुरानी धरोहरें देखे होंगे, किले देखे होंगे, उन किलों में भी संग्रहालय है। वहाँ की जो पुरानी वस्तुएं हैं वे सब एकत्रित करके रखी जाती हैं। किंतु यदि हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में हम यदि शेर के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो सेब का हमें प्रारूप पता होना चाहिए। शेर को संग्रहालय में होना जरूरी है। इसके लिए जंतु वन अभ्यारण्य होते हैं जहाँ जंतुओं को रखा जाता है, तो संग्रहालय की बात कर रहे हैं। दूसरा है हर्बेरियम। हर्बेरियम में सभी हरे पौधों को रखा जाता है, जो अलग अलग प्रजाति के पौधे होते हैं विश्व में या संसार में या देशिक स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर जो जीव मतलब पौधे होते हैं उनको हर्बेरियम में रखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही वर्गीकी कुंजी है। ऐसे ही वनस्पति उद्यान है, प्राणी पार्क है। वनस्पति उद्यान भी आपको पता ही है, प्राणी पार्क भी पता है आपको। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम बात करें संग्रहालय की। तो देखिए संग्रहालय क्या होते हैं। ये संग्रहालय देखिए, संग्रहालय यानी म्यूजियम। संग्रहालय आम आदमी के लिए कलात्मक और शैक्षिक जानकारी के संग्रहालय हैं। यदि हम आम आदमी के लिए बात करें तो कला के लिए कि भाई बहुत से संग्रहालय मैं आपको बताऊं डिटेल में, ये जानकारी देना चाहता हूँ। संग्रहालय क्या है? संग्रहालय किसी भी देश की धरोहरों को एकत्रित करके रखा हुआ वह स्थान होता है जहाँ पर किसी भी देश की कलाओं का, उसके सौंदर्य का, उसकी साहस शौर्य की गाथाओं का पता चलता है। ठीक है, यदि बात करते हैं हम हमारे जो पहले क्रांतिकारी हैं उनके हथियार या उनकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें, ठीक है, संग्रहालयों में उपस्थित है, जिनको देख करके हमारा सीना आज भी गर्व से चौड़ा हो जाता है कि ऐसे ऐसे महानुभव, ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारियों ने हमारे देश में इन अस्त्रों का प्रयोग करके हमें क्रांतिकारी तरीके से आज़ादी दिलवाई। तो ये तो तरीका हो गया उनको जानने का। और दूसरी बात यदि हम बात करते हैं जंतुओं की, तो आपने देखा होगा जूलॉजी की लैब या बॉटनी की लैब में भी देखा होगा कांच के शीशों के अंदर जंतुओं के प्रारूप उपस्थित है। तो इससे क्या होता है, सभी जीव जंतु को तो देख पाना संभव भी नहीं होता ना, क्योंकि सभी जीव जंतु एक ही स्थान पर नहीं मिलते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, संग्रहालयों के बनने से तो वहाँ पर जा कर के पूरा मन लगता है और प्रत्येक जीवधारी को बहुत ही निकट से देखने का मौका मिलता है। चाहे वे जीव जीवित हों चाहे वो मृत हों, वो किसी भी रूप में हो, उनको देखने का, उनके बारे में जानने का हमें मौका मिलता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माउसीन में हुई थी, जिसका अर्थ मंदिर से था। प्राचीन काल में ग्रीस के माउसीन का प्रतिनिधित्व टेम्पल ऑफ मसनेस के रूप में अर्थात विज्ञान एवं कला की देवी के रूप में किया जाता था। म्यूजियम में के अध्ययन के लिए रखे गए पदार्थों, कलाकृतियों तथा संग्रह करते हैं। इन कलाकृतियों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं। जैसे किसी भी देश की कलाकृतियाँ होती हैं, या कोई भी जीव होता है, या कोई भी शस्त्र अस्त्र होते हैं, या कोई भी बनाई हुई पेंटिंगाँ होती हैं। पहले किलों में होती थी, बनाने वाले मूर्तिकार होते थे, उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ भी संग्रहालय में रखी जाती हैं, शोभा बढ़ाती हैं जो। अब देखिए संग्रहालय एक ऐसा विशेष स्थान होता है जहाँ प्राकृतिक वास्तविक स्वरूप में पादप व जंतुओं के कलात्मक एवं असाधारण एवं कीमती वस्तुओं का क्या होता है भाई, संग्रह होता है। यानी वे वहाँ इकट्ठी करके रखी हुई होती हैं। अब देखिए सभी उच्च शिक्षक के संस्थान या शिक्षक लिखा हुआ है, यहाँ शिक्षण है, उच्च शिक्षण के जहाँ शिक्षा प्राप्त की जाती है, संस्थान विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटियाँ जो होती है, या कॉलेज, डिग्री कॉलेज होते हैं, या महान बड़े कॉलेज होते हैं, में वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के विशाल संग्रहालय हैं। वहाँ पर जंतुओं के और जो पादप होते हैं उनके अवशेष, या फिर आप बोल सकते हैं जीवाश्म, या फिर उनके जीवित जंतु भी हो सकते हैं, जीवित पाले हुए जीव हो सकते हैं, जैसे चिड़ियाघर। ठीक है, इन तरीके से वहाँ पे जंतु रखे हुए होते हैं।
या फिर मृत जंतु भी रखे हुए होते हैं जिनको केमिकल के द्वारा बचा करके या परिरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, तो ये ऐसे विशाल संग्रहालय होते हैं जिनमें जीवों को रखा जाता है। अब देखिए हम कुछ संग्रहालयों के नाम बताएंगे। भारत व अन्य देशों के कुछ प्रमुख प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। जहाँ प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का मतलब होता है जहाँ प्रकृति की प्रदत्त चीज़ें रखी हुई हैं। प्रकृति के द्वारा क्या क्या प्रदत्त है आपको पता है, ये सब कुछ प्रकृति का दिया हुआ है। अब देखिए संग्रहालय का विवरण मतलब संग्रहालय कहाँ है, स्थान बता रखा है। देखिए नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है, मुंबई में है। महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम ये कहाँ है, जयपुर में है। अब आगे देखिए इंडियन म्यूजियम कहाँ है, कोलकाता में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जनरल नॉलेज के लिए भी, कौन कहाँ स्थित है आते ही हैं एग्जाम में, ही आते हैं, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। रॉक गार्डन की यदि हम बात करते हैं तो ये चंडीगढ़ में है भाई। फॉरेस्ट म्यूजियम की यदि हम बात करते हैं तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये शिकागो में है। ठीक है, तो बहुत ही आसान नाम है, इनको आपको सभी को इनके बारे में इन्हें रटना है, अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेना है इन्हें। नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल ये कहाँ पर है, मैक्सिको सिटी में है। ला प्लाटा म्यूजियम ये कहाँ है, ला प्लाटा अर्जेंटीना में है। ठीक है भाई, ये अर्जेंटीना में उपस्थित है। तो ये कुछ संग्रहालय हैं जिनके हमने नाम बताए, इनके स्थान भी हमने बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों संग्रहालय के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी, क्योंकि संग्रहालयों का जो प्रयोग होता है जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जीव जंतु के या प्रकृति के बारे में जानने का हमें मौका मिलता है उनके द्वारा, बिना कठिन प्रयास के आसानी से हमें संग्रहालय में बहुत ही निकट से किसी भी जीव को, किसी भी कलाकृति को या किसी भी धरोहर को देखने का मौका मिलता है। ठीक है, वे वहाँ पर संरक्षित करके बचा करके रखी गई हैं। ठीक है, तो संग्रहालय का मतलब होता है ये। आई बात समझ में। अब हमारा जो अगली वीडियो बनेगी वो वीडियो बनेगी हर्बेरियम के लिए। हर्बेरियम और वर्की की कुंजी, वनस्पति उद्यान और प्राणी पार्क, जो कि आपके नोट्स में पेज नंबर 19 पर दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो नई वीडियो का आप वेट करेंगे, नई वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएगी। तो तब तक के लिए आप सभी वीडियो को देखें और सभी को लाइक करेंगे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।